नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ की खास प्रस्तुति। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो आज अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1.5 दशक तक अपने दम पर चंबल में राज करने वाले, किसी जमाने में बागी सम्राट के नाम से विख्यात मलखान सिंह आज हमारे बीच में है, खास मेहमान है के न्यूज़ पर, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिन्हें के कारण उनको आज बंदूक उठाकर लगभग 15 साल का समय चंबल के उन बीहड़ जंगलों में काटना पड़ा। आखिर क्या परिस्थितियां थीं जिसके चलते उन्हें बंदूक उठानी पड़ी। इस खास मुलाकात के लिए आज हमारे साथ हैं मलखान सिंह जी। मलखान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे के न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल, क्या कारण रहा कि आपको बंदूक उठाकर बीहड़ में जाना पड़ा? देखिए, मैं आपको बताना चाहते हैं कि पहले नंबर 18 साल की उम्र में हम ग्राम पंचायत के पंच चुने गए अपने गांव में। बड़ी पंचायत थी। पंच चुनने के बाद जब वो सरपंचों की मीटिंग होती है तो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं सरपंच को कि आपने कोरम पूरा जो कर लिया है किस हिसाब से कर लिया है, इसका क्या कारण आपने पंचों को किसी को नहीं बताया। एक मैटर, सबसे बड़ा मैटर मैंने उनके सामने पेश किया है कि ये 100 बीघा जो जमीन है आप अपने लोगों को दिए हो और मंदिर का ताला पड़ा है, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आप चाचा भी आपके मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उस वक्त उनके परिवार के गृह मंत्री थे। कौन लोग थे दादा, अगर बात करें हम जिनकी वजह से आज आपको बीहड़ में कूदना पड़ा? वो 100 बीघे की जमीन, वो 100 बीघे जिसे मलखान सिंह ने अपने लिए नहीं मांगा। मैं आपको बता दूं कि मलखान सिंह ने वो 100 बीघे जमीन मंदिर के लिए उन्होंने मांग की थी और वो मंदिर के लिए नहीं मिली, जिसके चलते तमाम परिस्थितियों के कारण उनको बागी होना पड़ा। तो सर, वो कौन लोग थे और वो मंदिर की जमीन? मेरा मतलब यह है कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मेरा इतना दोस्त था कि मैंने एक भगवान के नाम पे वो जमीन लफंगे जोत रहे थे और मंदिर का उस भूमि में ताला पड़ा रहा है गांव में, तो किस तरह की एक बड़ी लंबी कमजोरी होती है गांव की और बड़ा अपराध होता है कि 20 साल तक ताला पड़ा रहा उस मंदिर का, पूजा नहीं हो रही है, जमीन लफंगे खा रहे हैं, अपना घर चला रहे और मिनिस्टर लोग और सरपंच लोग वाव कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जब उसका प्रसंग डाला तो इतना अत्याचार मेरे ऊपर हुआ शायद है कि कई बार हम इनकाउंटर से बचे। इतने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए कि मैं आप ज़्यादा क्या कह सकते हैं आपके सामने। मेरी नई अवस्था में मुझे इतना बर्बाद किया गया। अकेले मैंने अपना जो मैटर जो था, जमीन वाला मैटर था, धर्म का मैटर था, गांव के पक्ष का मैटर था, वो मैंने नहीं छोड़ा। मुसीबत हम सहन करते रहे, लड़ते रहे। ये मैं जान चुके कि मेरे ऊपर फायरिंग होने लगी, फायरिंग भी हुई, हम बाल बाल बचे। अब मैंने सोचा कि बचने की रास्ता तो है नहीं, क्योंकि बड़ा पावर है। हम किसी अधिकारी से कहते थे तो वो कहते थे आप राजीनामा कर दो, और मैं थानेदार से लगाए के, पुलिस स्टेशन से लगाए के, उस जमाने में सीएम तक मैंने बातचीत की, अगले मेरी सुनाई उस वक्त नहीं। अगर जिस समय आपने जो परिस्थितियां झेली और उन परिस्थितियों के बाद भी बाकी जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? किन किन बाकी जीवन में तो देखो, मैं आपको तो कठिनाई है। आदमी अगर घर छोड़ देता है तो वो कठिनाई है, उसके परिवार को पता नहीं रहता, उसके समाज को पता नहीं रहता, खुद को खाने की व्यवस्था नहीं होती। तो मतलब कोई अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अगर कोई बंदूक उठाता है तो मैं अपराधी नहीं मानती उसको। वो अन्याय को ख़त्म करने के लिए बंदूक उठाता है।
जो अपने पैसे के लिए बंदूक उठाता है, ये धन कमाने के लिए बंदूक उठाता है, किसी की जमीन छीनने के लिए उठाता है, किसी बहन बेटी के साथ में अपराध अन्याय करता है, तो वो कुकर्मी होता, वो अन्याय के खिलाफ वो नहीं माने, वो अन्याय माना जाता है। मोरा इसमें एक भी मैटर मेरा नहीं, मेरा तो ये है कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, और मैं समझो कि मैंने बंदूक उठाई, भगवान के नाम लेके बैल में गए, और मैंने 15 साल उसमें सच्चाई से, और जितने जा क्षेत्र में चंबल घाटी पे रहे, कालपी तक हमारा बेल्ट रहा। अगले मैंने ये कह दिया था, बहुत बड़े तमाम बागी थे, मैंने कह दिया था गुंडों से, जो लफंगों से, कि आप हमसे बच के रहना। अगर तुमने किसी बहन बेटी से अगर हाथ डाल दिया मेरे क्षेत्रों में, तो तुम्हारे हाथ काट के चौराहे पे लटका। तो कैसे आप अर्थ मैनेज करते थे, कैसे? मैं आपको बताया उस समय की हालत जो देखते आपको कि कोई आदमी शौक तो करता नहीं था, अम्नेशन तो जरूरी है। बागी जिस बागी पे अम्नेशन हथियार अम्नेशन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, लड़ाई कैसे लड़ पाएगी। हमको अपनी व्यवस्था उसकी अम्नेशन और हथियार की करना है, और थोड़ी खाने की व्यवस्था करना है। तो खाने की कई समय से तो हम लोग अपने मित्रों, घर और दोस्तों से करते रहे। ऐसे समय तक 1-2 साल तो मैंने ऐसे समय काटा पड़ा, कोई किसी से मतलब एक पैसे का किसी से वो नहीं लिया मैंने, ये मान लो आप। तो वो फिर घर से इतना पैसा आ जाता था कि एम्युनिशन और सारा सब खरीद लेते थे। ऐसा है कि उतने पैसे की उस जमाने में जरूरत नहीं थी, उतना महंगाई नहीं थी, उतना अम्नेशन की वो नहीं थी। मतलब कोई शौक तो करना नहीं है, दाल टिक कर खाना है और अपने नी के आराम से रहना, भजन करना है। तो ये तो होता, आप कभी कभी अपराध तो एक आध करना ही पड़ता है। कभी आपके भी नहीं, मैं साफ साफ बोल रहे हैं, अपराध का अर्थ ये नहीं है कि उस आदमी को, अब मैं अपने टाइम की बात कर रहे हैं कि मेरे समय पे लोग कहते बागी बागी डाकू की बात करते कि चंबल पे अगर बागी और सैनिक पैदा होते, डाकू नहीं होते। 1,50,000 की पकड़ हमने अपने टाइम पे नहीं देखी। आज लोग जो कहते हैं कि बागी बागी दुनिया की, बड़ा हल्ला मचाते। मैं आपको अपनी दिली बात बता रहे, आपने तो कोई छीन रहा है न ले रहा है न कुछ है, ईमानदारी से शाम के टाइम बता रहे कि 50,000 और 1,00,000 की पकड़ हमने हमारे गैंग में नहीं देखी कभी। कितना मिलता था उस समय? कुछ नहीं, 10-20 हज़ार। 10-20 हज़ार से तो अपन मान लिया। हमारे मित्र जैसे आपकी गांव में लड़ाई है, 2 पार्टी, एक पार्टी ये है एक पार्टी ये है, और दोनों पार्टी मेरे पास आई, उनका कोर्ट से फैसला नहीं हुआ। तमाम ऐसे केस हुए, उनका कोर्ट से फैसला नहीं हुआ, और वो हमारे पास आए कि हमें को बागी बना दो। तो बागी बनाया कि फिर आप मारोगे, हमारे नाम पे रिकॉर्ड में हमारा नाम आएगा, आप बुलाओ। दोनों पार्टी को मैंने बुलाया, जो बरसों से कोर्ट से फैसला नहीं हुआ जमीन का, वो निपटे, और उनको हमने ईमानदारी से कह रहे शाम का टाइम बैठ के निपटाया, और ये दोनों पार्टी ने 1-1 लाख रुपये जमा कर दिया। तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई बचा दी और मैं जेल बचा दी, सारी चीज बताई। तो ये ऐसा मामला ज्यादा चला। संगठन की बात करें तो संगठन आपके पास एक बड़ा हुजूम था, बड़ा होता गिरोह था, ऐसे में उनको कैसे मैनेज करते थे? सारे सब हो जाता, अपनी परेशान जो लोग आए, इनको खदेड़ा गया, जो बेचारों को गांव से भगा गया, तो उनको ये तसल्ली थी कि भूख मरना मंजूर, बहरहाल झुकना मंजूर नहीं। वैसे लोग थे, उन्होंने कहा मर सकते चंबल पे अगर भूख, अगर मैं वापस नहीं जाएंगे जब तक उस सीट को हल नहीं कर देंगे। जब 1982 में आपने समर्पण किया तो कितने लोग आपके साथ समर्पण किए थे? 120 लोग। वो सारे लोग आज छूट गए? 20 की नफरी में करा दिए थे, क्योंकि भरोसा नहीं था, फिर गड़बड़ कर दे कोई, 2-3 टोली में कर दिया। तो क्या वो सारे शासन ने हमको 2 महीने के बाद छोड़ दिया था कि आप सबको समर्पण करा दो। अर्जुन सिंह ने कहा था सबको करा दो। तो क्या सरकार ने कुछ है आपको भी सरकार ने दिया है मदद के रूल से। मोर्सी माधव सिंह को इंदिरा के टाइम था, पहले हमारा भी इंदिरा का टाइम था, तो पहले इनके बागियों को, मोर्सी माधव सिंह को 26 बीघा जमीन दी गई, और 82 के लोगों को जहाँ जमीन देने के लिए बहुत से लोगों को जमीन मिली,
बहुत से लोग अर्जुन सिंह के जाने से नहीं मिल पाई। ऐसे 10-15 लोग हमारे भी छूट गए थे, वैसे मिली थी जमीन। तो आपको भी जमीन नहीं मिली थी, नहीं मिल पाई। आपको नहीं मिली। मैंने कहा जो सबको मिल जाए दे दो। वो तो रूल 72 का रूल था इंदिरा गांधी का, कोई भी हो जाति के नाम से जमीन नहीं दी जाती, वो समर्पण के आधार से। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी नौकरी दे दी। अगर हम दादा राजनीति की बात करें, आप बागी जीवन से हट करके जब समय आप बड़े हुए, आप बागी जीवन से अलग होकर के राजनीति की तरफ आए और आपने पहले सपा और इसके बाद कांग्रेस भी आपने ज्वाइन की, तो राजनीति में आज आप अपने आप को पार्टी का मत होता है। अगर जिस पार्टी से अगर कोई किसी जनता को फायदा नहीं मिल रहा है, खुद का फायदा नहीं देखा जाता है, मेरे कहने से कोई वोट डालता है, अगर हमारे कैंडिडेट अगर वोटर को कोई परेशान करता है, तो पार्टी चेंज करने में क्या है। जब हमने अपने जीवन को चेंज कर दिया तो पार्टी क्या होती, पार्टी का कोई महत्व नहीं होता। जिस समय आप अपने 10 जीवन में बागी थे, उस समय बहुत तमाम छोटे बड़े काफी गिरोह हुआ करते थे, बहुत गिरोह हुआ करते थे। एक नहीं था, उसमें पुलिस से जास्ती से ज्यादा गैंग थे, बड़े बड़े लोग थे, ऐसा नहीं। और अगले हमारा अलग रहा हट के, मैं किसी से मिलते नहीं थे। कभी कभी गैंगों में किसी महिला को रखा लोगों ने, और महिला गैंग को हम पसंद नहीं करते थे, हम अलग रखते थे। मना कर दिया था कि महिला गैंग को हमारे गैंग में न मिलाया जाए और न हम उससे मिलेंगे, क्योंकि ये जो हमारे 100 आदमी मेरे साथ में चल रहे हैं, हमारे एक भी मेरे हाथ में नहीं रहेगा। हम किसी के घरों में नहीं सोएंगे। हमको अगर जो मौका ही मिला घर सोने का मिलता तो हम क्यों घर बेड में जाते। तो अगर हमको मौका ही नहीं मिला तो अब तो मैं ऐसी झाड़ियों में रहेंगे, क्या भूख क्या शहर कुछ भी करेंगे, संघर्ष जरूर करेंगे। बचेंगे तो वापस जाएंगे, नहीं बचेंगे तो अगर जमीन सोच लिया था मैंने, जीते जी मैं चाहते हैं कि मंदिर से ज़मीन लेके ही हम कुछ कर पाएंगे, इसके बाद हमारा होगा कुछ नहीं। क्योंकि हम भगवान के खातिर लड़ रहे थे तो मेरा क्या होने वाला था, कुछ नहीं। अगर परिवार की बात करें, इस समय आपके जिस समय बागी थे उस समय परिवार की स्थिति क्या थी और उनकी वो अपना जीवन कैसे जी रहे थे? परिवार की स्थिति का मैं आपको बता रहा, कोई पता नहीं रहता था परिवार कहाँ रह रहा, किसके यहाँ रह रहा, कैसे रह रहा। परिवार को तो सब मतलब छिन्न भिन्न हो जाता है परिवार को। और आज कोई अगर बड़ा आदमी, कोई अगर नेता, अगर पार्लियामेंट में सदस्य होते, चाहे कितनी डकैती डालते, तो हमसे डाकू थोड़ा कहता कोई। पार्लियामेंट के मेंबर सदस्य कहते कोई, जो राजनीति में चला जाता तो उसको कुछ नहीं, चाहे डाकू हो चाहे कुछ भी, कोई मतलब नहीं। तो ये अपराध की दुनिया देख के मैं तो जान चुके कि अपराध करने वाला कौन है। कत्ल करने वाला अपराधी नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए करता है। अगर अपनी भूमि पर अगर कत्ल करता मरता है, अपनी कोई बहन बेटी को बचाने में कोई किसी को मारता है, तो वो कत्ल करने वाला अपराधी नहीं होता, वो तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। एक और अहम सवाल कि वो लोग कौन लोग थे जिन्होंने मंदिर की जमीन कोई लोग हुए और जिनके परिवार से इतने बड़े कहीं के कोई लोग, हम किसी जातियों पे टिप्पणी कभी करते नहीं है। वो कहानी तो खत्म हो गई, वो मेरे सामने जब है नहीं, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या उसकी क्या बुराई करे। आप उसके अपराध क्षमामय हो चुके, भगवान ने कर दिए, तो मैं क्या कर सकते थे। एक अहम सवाल और आखिरी सवाल, एक जमाना था जब बीआर 10वीं से भरा पड़ा था, चाहे वो चंबल का एरिया रहा हो, चाहे हमारे बुंदेलखंड का एरिया रहा हो। हाँ। उस समय जो डाकुओं का एक वो था, और आज जो सरकारी डाकू है, आज उस पर क्या कहेंगे, उस पर आपका कदम तो क्या है? मैं आपको बताया, सरकारी डाकुओं को तो आपको ही पता है कि आप लिखना नहीं चाहते, वो हमसे कमाना चाहते हैं। ये हमसे ज़्यादा नॉलेज आपको है डाकुओं की, कि आप कौन डाकू है कौन नहीं है। लेकिन आपको क्या है कि हमसे कमाना चाहते, आपको सब नॉलेज है, जानकारी है, लेकिन आप कहना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी मजबूरी। मलखान दादा, एक्चुअली अगर हम बात करें होगी, तो मीडिया का अपनी कोई जवाब नहीं होती। आप अगर कह देते तो आपके पास शाम को फोन आ जाएगा किसी नेता का, तो आप अपना बयान नहीं दे पाएंगे, माफ करना, मुझे पता है। और मैं कल मेरी क्षत्रिय महासभा है, हम क्षत्रियों को एकजुट करने के लिए
और महाराजा केसरी की जहाँ मूर्ति को जो योगी जी ने अनावरण किया था वो मूर्ति को तोड़ दिया गया किसी ने। 3 महीना हो गए मूर्ति को, आज तक न तो चोर का पता न आज तक तोड़ने वाले का पता। अगर कोई तो होगा, किस हरकत से, किसकी सलाह से, किसी की साजिश से जो मूर्ति तोड़ी गई। मूर्ति तो पूरे इसमें जिले में बहुत सी लगी हैं, ये मूर्ति अकेली महाराजा केसरी की खंगार की क्यों तोड़ी गई। और इतने महान संत, इतने बहुत छत्री योगी जी, ऐसा नहीं कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं, अपने जगह पे संत भी बहुत अच्छे हैं, छत्री भी हैं, उनके द्वारा अनावरण हुआ। अनावरण होने के बाद आज बड़ी शर्म वाली बात है कि मूर्ति टूट गई और शासन प्रशासन सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा क्या हो रहा है। इसको अगर मूर्ति नहीं लगाई तो इसके बाद आने वाले समय में हिंदुस्तान का खंगार एक एक बच्चा आने वाले समय पे इतना बड़ा जवाब देगा कि जवाब लेते लेते उनको हैरान हो जाए। धन्यवाद मलखान नड्डा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ 10 बागी सम्राट बिहार में जिन्होंने अपना जलवा बिखेरा भगवान की उस 100 बीघे ज़मीन बचाने के लिए आज बांदा पहुँचे हैं। और वो भी खंगार क्षत्रिय समाज के जो पुरोधा रहे राजा खेत सिंह, उनकी मूर्ति के जो यहाँ पर खंडित हुई है, आज उनका दर्द भी यहाँ पर छलका। और बहुत बहुत एक बार फिर से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।